हाँ जी दोस्तों, चलिए आगे बढ़ाते हैं डिस्कशन को और इस सेशन के माध्यम से हम सीखेंगे बोनस का एडजस्टमेंट, बोनस एडजस्टमेंट प्लस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट प्लस म्यूचुअल डेट्स कैंसलेशन। तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट पे ऑलरेडी हमने चर्चा कर ली है डिटेल में, ठीक है, अलग से सेशन में। बोनस के ऊपर हमने अलग से कोई चर्चा नहीं करी है, बोनस एडजस्टमेंट इसी क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। अनरियलाइज प्रॉफिट अपना हो चुका है पहले, और म्यूचुअल डेट्स कैंसिलेशन भी इसी क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही छोटे छोटे एडजस्टमेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। मतलब म्यूचुअल डेट्स कैंसिलेशन तो एक इंस्टीट्यूट का फेवरेट ही रहता है, मतलब एक एडजस्टमेंट तो कंसोलिडेशन के क्वेश्चन में आ जाता है कि भाई रिसीवेबल पेबल जो है वो नॉक ऑफ करने हैं। बिल रिसीवेबल बिल पेबल के अंदर क्या होता है कि समटाइम्स कॉमन अमाउंट मिलता नहीं है, तो आपको ये फाइंड आउट करना पड़ता है कि गैप या डिफरेंस जो है वो कहाँ चला गया है। कोई बिल डिस्काउंट तो नहीं करा लिए, कोई बिल किसी को एंडोर्स तो नहीं कर दिए। तो ये सारी की सारी चीजों के बारे में आपके साथ चर्चा करूंगा इस क्वेश्चन के माध्यम से। और इस क्वेश्चन का जो मेन हाईलाइट रहेगा वो रहेगा अपना ये बोनस एडजस्टमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बोनस एडजस्टमेंट वैसे देखा जाए तो, ठीक है। कॉमन एडजस्टमेंट है, बोनस देना आप सब जानते हैं क्या होता है। और दूसरी बात ये कि इसका जिक्र जो है कहीं पे भी स्टडी मटेरियल में ऐसा किया हुआ नहीं है, और बोनस के बारे में कहीं पे सॉरी किसी ऑथराइज लिटरेचर यानी कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, किसी भी इंडेक्स 110 103 राइट 111 112 27 28 जो भी कंसोलिडेशन से टच करते हुए अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, किसी में भी कोई भी जिक्र जो है नहीं किया हुआ। तो आइए मैं आपको बताऊंगा कि ये बोनस को हम कैसे परसीव करते हैं, राइट, और इसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है वो होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, 31 मार्च 17 को हमारे पास में बैलेंस शीट है एक एच लिमिटेड की और सब्सिडरी उसकी एस लिमिटेड है। दोनों की बैलेंस शीट हमारे पास में दी गई है, जिनकी ऑथोराइज्ड कैपिटल है अलग से और 10-10 रुपए वाले इक्विटी शेयर है। जनरल रिजर्व, पीएनएल, बिल्स पेबल, ट्रेड पेबल, टैक्स का प्रोविजन और डिविडेंड पेबल, ठीक है। इसके बाद में लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, और हमने इन्वेस्टमेंट किया जो हमें कंसोलिडेशन करने की ताकत देता है। स्टॉक है, रिसीवेबल है, कैश और बैंक बैलेंस है, बिल रिसीवेबल और सन्ड्री एडवांसेस, ठीक है। इसके बाद में देखिए दोस्तों, यहां पे ये कहता है कि होल्डिंग कंपनी ने ना 180 लाख शेयर जो है वो परचेज किए 1 अप्रैल 2016 को, when the balances to general reserve and profit and loss account of S limited stood at rupees 3000 lakh and 1200 lakh respectively। तो ये एक्विजिशन की इंफॉर्मेशन हो गई। एक्विजिशन इंफॉर्मेशन हमको बता दी गई है कि भाई इस दिन हमने शेयर्स एक्वायर किए, इतने शेयर्स एक्वायर किए, और उस दिन कंपनी के जीआर और पीएनएल में इतना इतना बैलेंस जो था अवेलेबल था। आगे बाद में कहता है कि कंपनी ने 31 मार्च 16 को जो डिविडेंड है 20% वो भी डिक्लेयर कर दिया फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 16, ठीक है। एंड एच लिमिटेड क्रेडिटेड द डिविडेंड रिसीव्ड बाय इट टू इट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, होल्डिंग लिमिटेड ने जो डिविडेंड मिला ना उसको पीएनएल अकाउंट में डाल दिया। तो अच्छी बात है ना, ये तो सही है, ऐसा ही होता है। और जनरली हम लोग अज्यूम क्या करते हैं कि जो भी इन्वेस्टमेंट होते हैं बैलेंस शीट में वो एट कॉस्ट होते हैं। आपको कभी भी अज्यूम नहीं करना कि ये फेयर वैल्यू वाले इन्वेस्टमेंट है, राइट। फेयर वैल्यू एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है, एग्जामिनर जो है वो बताएगा, तभी हम पता लगा पाएंगे कि ये फेयर वैल्यू किए गए इन्वेस्टमेंट्स है। अदरवाइज हम कभी भी अपने आप से ये अज्यूम नहीं कर सकते कि इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू वाले हैं, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट पे है, और डिविडेंड जो मिलता है भले ही चाहे वो प्री एक्विजिशन हो पोस्ट एक्विजिशन हो, आपको ध्यान क्या रखना है, ये तो बात आपको ध्यान रखनी है। आपको पता ही होगा कि डिविडेंड जो है पीएनएल में जाता है। पुराने जमाने के क्वेश्चंस हैं, सिंस मैं आपको बता रहा हूं कि ये कंसोलिडेशन पे क्वेश्चंस की काफी कमी है, इसीलिए ये जो भी क्वेश्चंस है इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन है, आईसीआई के क्वेश्चंस है, बस सीए फाइनल ओल्ड कोर्स के हैं ये। तो उन कोर्स मतलब जो वो क्वेश्चंस हैं उनको मैं अप्रोप्रिएटली मॉडिफाई करके आपको यहाँ पे क्लास में पुट कर रहा हूं, ताकि आप प्रैक्टिस ज्यादा कर सके, चीजें ज्यादा समझ सके प्रैक्टिकली क्वेश्चन के साथ में इंटीग्रेट करते हुए। तो वही बात है, पुराने जमाने में ये गलती हुआ करती थी, इसको रेक्टिफाई किया जाता था, राइट। तो अब ये गलती नहीं है, क्योंकि ये पीएनएल अकाउंट में ही जाना चाहिए आपका डिविडेंड, तो इसका हमें कोई एडजस्टमेंट ऐसा करना नहीं पड़ेगा। नाउ दोस्तों, बात ये आ गई, सी पॉइंट आ गया इसमें इंपॉर्टेंट, ठीक है। सी पॉइंट जो है वो इसमें इंपॉर्टेंट है, और क्या इंपॉर्टेंट है देखिएगा जरा इसमें।
यहां पे कहता है 1 Jan 2017 को 3 फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स जो है फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड आउट ऑफ बैलेंसेस टू इट्स जनरल रिजर्व एज ऑन 31 मार्च 16, यानी कंपनी के जनरल रिजर्व में जो भी बैलेंस था उसको यूटिलाइज करते हुए कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर बोनस डिस्ट्रीब्यूट किया है। ड्यूरिंग द ईयर क्या किया है? बोनस डिस्ट्रीब्यूट किया है, और इसका रेशियो इन्होंने रखा है 3/5। सो 3/5 परसेंटेज टर्म्स में हो गया कितना? 60% बोनस दे दिया कंपनी। 60% बोनस कंपनी ने ऑलरेडी दे दिया है। कब दिया है? 1 Jan 2017 को। डेट्स के ऊपर कंट्रोल रहना चाहिए। देखिए हमारी बैलेंस शीट जो है दोस्तों वो है 31 मार्च 17 की। 31 मार्च 17 की बैलेंस शीट है। इसका मतलब आप अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि सबसे पहले बोनस के क्वेश्चन में क्या होता है, हमें यह पता लगाना होता है कि कंपनी ने एग्जैक्टली बोनस जो है वो कब डिक्लेयर किया। तो कुछ लोग कहते हैं सर इसकी कोई परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनाओ, केस बना दो कि सर डेट ऑफ एक्विजिशन के पहले बोनस दिया तो क्या होगा, बाद में दिया तो क्या होगा। अरे दोस्तों बहुत सिंपल सी बात है। देखिए डेट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है, यानी डेट ऑफ एक्विजिशन के पहले तो आपको इस कंपनी से कोई लेना देना ही नहीं था। अगर इस दौरान कंपनी ने कोई भी बोनस दिया है तो वो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट हो गया होगा जिस दिन हमने एक्विजिशन किया है। तो पुराने बोनस दिए उससे हमें कोई लेना देना ही नहीं है, बिकॉज डेट ऑफ एक्विजिशन वाले दिन जो भी आपके सामने फाइनेंशियल पोजीशन है उस फाइनेंशियल पोजीशन में हर एक अकाउंटिंग एंट्री का इंपैक्ट आ चुका होगा। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट बन जाता है बोनस का एडजस्टमेंट वो ये है कि हम इस कंपनी के मालिक बन गए, हमने कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लिया, और वो एस्टैब्लिश करने के बाद में इस पीरियड के दौरान है ना, इस दौरान यदि कंपनी ने कोई बोनस डिस्ट्रीब्यूट किया है तो उसका क्या होना चाहिए, राइट। तो ये इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे हमें यहां पर बात जो है वो सीखनी है। तो प्री एक्विजिशन पीरियड का बोनस होगा वो हमारे लिए कोई काम का नहीं है, बिकॉज अगर मैं आपको ये कहूं कि इस पीरियड का बोनस है, यानी कंपनी ने मान लो हमने शेयर लिए 2020 में और कंपनी ने 2018 में बोनस दिया, 2019 में बोनस दिया, हमारे क्या काम का है? जिस दिन शेयर्स एक्वायर किए उस दिन ऑलरेडी उसका इंपैक्ट आ ही चुका होगा ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो ये वाला एरिया में तो बोनस का कोई एडजस्टमेंट बनता ही नहीं है। बनता कब है? जब हमने शेयर्स लिए, शेयर्स लेने के बाद में कंपनी ने बोनस जो है वो मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया है। सो बोनस इज बेसिकली व्हाट दोस्तों, एक प्रकार से स्टॉक डिविडेंड ही है ये। एक तो होता है कैश डिविडेंड जहां पे कंपनी खर्चा करती है, अपना कैश जो है वो अपने शेयर होल्डर्स को ट्रांसफर कर देती है, तो वो हो गया आपका कैश डिविडेंड जहां पे आपको रुपया मिल जाता है। और दूसरा जो प्रॉफिट है, कंपनी अपने प्रॉफिट को शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर देती है, यानी कंपनी आपसे कोई भी अमाउंट चार्ज नहीं करती है, शेयर कैपिटल में अपने प्रॉफिट्स को भेज देती है। इसका मतलब कंपनी के ओवरऑल शेयर होल्डर फंड पे तो कोई इंपैक्ट आता नहीं है ना। शेयर होल्डर फंड पे ओवरऑल कोई इंपैक्ट नहीं आता। होता क्या है? प्रॉफिट रिड्यूस होकर शेयर कैपिटल बढ़ जाती है, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। यही हम सब लोगों ने बेसिक्स जो होते हैं हमारे इंटरमीडिएट में बोनस का भी चैप्टर हुआ करता था, या बोनस का जो मीनिंग है वो यही निकलता है। आप सबको इतनी जानकारी तो डेफिनेटली होगी कि सर बोनस जो है वो क्या होता है। सो नाउ कंपनी अगर स्टॉक डिविडेंड देता है या बोनस डिस्ट्रीब्यूट करता है तो उससे फर्क कुछ नहीं पड़ेगा कंपनी के टोटल प्रॉफिट्स पर, बट द थिंग इज दैट कि जो प्रॉफिट्स हैं वो कैपिटलाइज होकर शेयर कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब यहां पे बात करते हैं, देखिए दोस्तों इस पीरियड के दौरान यानी पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में, पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में अगर कंपनी बोनस डिस्ट्रीब्यूट करता है तो बोनस के पार्टिसिपेंट्स कौन कौन होंगे? आप कहेंगे सर अगर कंपनी बोनस डिस्ट्रीब्यूट करता है पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में तो जाहिर सी बात है बोनस में होल्डिंग का हिस्सेदारी भी होगी, तो बोनस में नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की हिस्सेदारी भी होगी। ठीक है, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का जो भी परसेंटेज बोनस होगा वो हम इनको दे देंगे, और होल्डिंग का परसेंटेज जो बोनस होगा वो होल्डिंग को मिलेगा। बट अब इसको डील कैसे किया जाएगा सर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे? किस प्रकार की एंट्रीज या डेबिट क्रेडिट इंपैक्ट होंगे? सब्सिडरी कंपनी बोनस देता है तो सर बोनस देने की एंट्री तो बहुत सिंपल होती है,
प्रॉफिट्स को डेबिट करके शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर दीजिए, ठीक है। लेकिन जिस व्यक्ति को बोनस मिलता है वो क्या एंट्री पास करता है? तो आप खुद बताइए दोस्तों, जब आप लोग इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स पढ़ा करते थे, कॉलमनार टेबल बनाते थे अपन, AS13 वाला इन्वेस्टमेंट अकाउंट, तो उसमें आप बोनस रिसीव करने की क्या एंट्री पास करते थे? कोई एंट्री पास करते थे क्या? जैसे वो होता था ना, एक कॉलमनार अकाउंट बनाते थे, नंबर ऑफ शेयर्स, फिर प्राइस, ठीक है ना। तो ये जो अपन अकाउंट बनाते थे, इसमें यूनिट्स कितने हैं, प्राइस कितनी है, तो इसमें आप क्या करते थे? आपके पास में अगर कोई शेयर्स हैं पहले से इन्वेस्टमेंट, ठीक है, आप उसके 100 नंबर शेयर्स हैं आपके पास में, 10,000 रुपए के पड़े हैं लेट से, ठीक है। आपको अगर बोनस मिलेगा तो आप यहाँ पे बोनस शेयर की एंट्री कुछ नहीं करते थे, बल्कि यहाँ पे बोनस का एडजस्टमेंट नंबर ऑफ शेयर्स में बढ़ा के दिखाते थे कि पहले आपके पास 100 शेयर थे, अब लेट से 100% बोनस मिल गया तो आपके पास में 200 शेयर हो जाएंगे। एवरेज कॉस्टिंग निकल जाएगी कि भाई जो पहले 10,000 के 100 शेयर थे ना, अभी वो 10,000 के ही शेयर्स हैं आपके पास में, बट वो उनकी जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो बढ़ चुके हैं, 200 शेयर हो चुके हैं। तो इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो उनकी पर शेयर कॉस्ट कम होती है और कुछ भी नहीं है। इसका मतलब इसका अकाउंटिंग कुछ नहीं होता है रिसीवर के बुक्स के अंदर। रिसीवर जो है वो बोनस को रिसीव करने की कोई अकाउंटिंग नहीं करता है, बस उसके नंबर ऑफ शेयर जो है वो क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। सिंस इसका रिलेशन नंबर ऑफ शेयर से है, तो पहली बात ये कि बोनस के क्वेश्चन में सबसे स्टार्टिंग में आपको जो प्रोसेस करना है इंफॉर्मेशन, वो है कंट्रोल परसेंटेज, दैट हाउ मच यू आर कंट्रोलिंग योर सब्सिडरी, राइट। वो परसेंटेज सही होना चाहिए, नहीं तो आगे का सारा क्वेश्चन खराब नहीं हो जाएगा। कल को आपके परसेंटेज गलत निकल गए, और ऐसे क्वेश्चन में एग्जामिनर जानबूझ के ऐसा परसेंटेज बताता नहीं है कि कितना परसेंट कंट्रोल है, ठीक है। वो सोचता है कि लेट स्टूडेंट डिसाइड द कंट्रोल परसेंटेज, और एक बार वो गलत किए तो बाद में सब कुछ गलत, गुडविल, NCI, ठीक है, मोटा मोटी सारी की सारी चीजें जो है वो जो मेन जो पार्ट होता है वो गलत हो जाएगी, फिर स्टेप में बहुत ज्यादा मार्क्स आने को बचते नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में बोनस के क्वेश्चन के अंदर आपका जो प्राइम फोकस है वो होना चाहिए परसेंटेज ऑफ कंट्रोल पे। सबसे पहले परसेंटेज ऑफ कंट्रोल कैसे डिसाइड किया जाएगा, इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए। अब जैसे हमारे क्वेश्चन में क्या होगा, आपको बैलेंस शीट यहाँ की दी हुई है, इस पॉइंट ऑफ टाइम की आपको बैलेंस शीट दी हुई है, और मान लो बोनस दे दिया कहीं यहाँ पर, दिया एक्विजिशन पीरियड के बाद ही है लेकिन दिया है यहाँ पर। इसका मतलब बैलेंस शीट अगर ताजा है, फ्रेश बैलेंस शीट है, रीसेंट टाइम की है, तो इस बैलेंस शीट में बोनस का इंपैक्ट आ चुका होगा, और बोनस का इंपैक्ट आ चुका होगा, और आपको यह कहा गया कि जब शेयर्स एक्वायर किए थे तो आपने इस प्रकार से शेयर्स एक्वायर किए थे, उस समय शेयर कैपिटल इतनी थी, तो ये वाली शेयर कैपिटल और ये वाली शेयर कैपिटल मैच नहीं करेगी। तो जैसे कि हम हमारे क्वेश्चन में ये वाला कॉलम कांस्टेंट रखते हैं कि देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल में मूवमेंट आया नहीं है अभी तक, है ना। जितने भी क्वेश्चंस किए कहीं पे भी ऐसा देखने को नहीं मिला कि ये इक्विटी शेयर जो है वो मूव हुई है, यानी हम पोस्ट एक्विजिशन में शेयर कैपिटल का कोई कॉलम ओपन नहीं करते थे। अब बोनस के क्वेश्चन में हम इक्विटी को भी प्रायोरिटी देंगे, मतलब इक्विटी में भी कोई पोस्ट एक्विजिशन चेंजेस आ रहा है, वो क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है, उसकी बातें भी अपन समझेंगे। बट पहले स्टेप बाय स्टेप ये समझिए कि परसेंटेज ऑफ कंट्रोल निकालना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कैसे निकाला जाएगा, ये देखिए दोस्तों, आप बोनस के इंपैक्ट को शामिल करते हुए भी निकाल सकते हैं, तो बोनस के इंपैक्ट को हटाते हुए भी परसेंटेज ऑफ कंट्रोल निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपका जो टारगेट है वो परसेंटेज ऑफ कंट्रोल पे होना चाहिए। तो अभी देखिए हमारे इस क्वेश्चन के अंदर ये जो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन है हमारा, देखिए यहां पे ये कहता है कि हमने कुछ 180 लाख शेयर्स 1 अप्रैल 2016 को खरीदे, 180 लाख शेयर खरीदे। अब यहाँ पे सबसे बड़ी गलती लोग क्या करेंगे, ये 180 लाख शेयर है, इस कंपनी के पास में 4800 इक्विटी शेयर कैपिटल है, 4800 रुपीज का। अगर 10-10 रुपए के शेयर हैं तो इसका मतलब ये अंदाजा सब लगा लेते हैं कि सर 4800 का शेयर कैपिटल है, 10-10 रुपए का शेयर है, तो 480 लाख शेयर हो गए। तो 480 लाख शेयर में हमने 180 लाख खरीदा है, 180 लैक्स हमने खरीदा है, 480 इसका टोटल है। तो ऐसा अगर कोई करेंगे ना तो उनका हो जाएगा ये क्वेश्चन कंप्लीटली गलत, 37.5%। हालांकि ऐसा नहीं है 37.5 पे कंसोलिडेशन नहीं होता है, कंट्रोल अगर 37.5 पे है तो बचा हुआ पोर्शन NCI हो सकता है, आप 37.5 पे कंट्रोल एस्टैब्लिश करके कंसोलिडेशन कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट की डिटेल में चर्चा आगे करेंगे।
बट द मेन थिंग इज दैट ये मैथमेटिकली इनएक्यूरेट कैलकुलेशन हो गई है, गलत कैलकुलेशन हो गई है। तो ऐसी कैलकुलेशन यानी ऐसी गलतियों से आपको बोनस के क्वेश्चन में बचना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि ये जो है ना 4800, दिस इज इंक्लूसिव ऑफ बोनस, राइट? दिस इज इंक्लूसिव ऑफ बोनस। और जब आपने शेयर्स एक्वायर किए थे उस दिन तारीख क्या थी? 1 अप्रैल 2016 थी। तो 1 अप्रैल 2016 को तो हमने बोनस दिया नहीं, क्योंकि बोनस की तारीख 1 जनवरी है। इसका मतलब कंपनी ने 1 जनवरी को बोनस दिया है। हमने तो शेयर्स 1 अप्रैल को ही ले लिए थे पिछले साल, और ये 31 मार्च की बैलेंस शीट दी गई है। तो इसका मतलब यहां पर जो भी आपका नंबर ऑफ शेयर्स या शेयर कैपिटल रही होगी उसमें ये बोनस डेफिनेटली जुड़ा होगा। फिर बाद में आपकी ये फाइनल शेयर कैपिटल आ रही होगी। तो ये जो फाइनल शेयर कैपिटल आपकी 4800 है, तो बोनस क्या होगा ये जानना है आपको, और 1 अप्रैल को शेयर कैपिटल कितनी थी वो जानना है, ठीक है? तो अगर आपने क्वेश्चन को प्रोसेस कर लिया कि डेट्स के बेसिस पे बोनस कब दिया गया है, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। ये सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल कैलकुलेशन रह जाती है कि 4800 इज इंक्लूसिव ऑफ बोनस, एक्सक्लूसिव ऑफ बोनस। 1 अप्रैल को शेयर कैपिटल क्या होगी, डिफरेंस उसका बोनस आ जाएगा, है ना? तो सॉरी। तो ऐसी कंडीशन में आपको बोनस जो है वो पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, राइट? तो कैसे फाइंड करेंगे देखिएगा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मतलब बोनस के सारे क्वेश्चन में आपका पहला वर्किंग नोट जो है वो कंट्रोल परसेंटेज पे ही रहेगा। परसेंटेज ऑफ कंट्रोल आपको प्रोसेस करना है, तो अपने वो 4 वर्किंग नोट फिक्स है। तो फर्स्ट वर्किंग नोट में कोई भी ऐसे वर्किंग नोट नंबर ए, ठीक है? ग्रुप स्ट्रक्चर, जिसको अपन कहते हैं ग्रुप स्ट्रक्चर बोल के बना दीजिए। तो ग्रुप स्ट्रक्चर में मुझे होल्डिंग और एनसीआई के परसेंटेज चाहिए। तो ग्रुप स्ट्रक्चर में मैं क्या करने वाला हूं, मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग पॉइंट्स बना देता हूँ। ये 4800 है, राइट? एंड आई नो कि ये 160% है, राइट? तो अगर ये 160% है, राइट, तो इसका मतलब बोनस कितना होगा? 4800 डिवाइडेड बाई 160 इंटू 60, बोनस होगा 1800। तो बोनस जो जनवरी में दिया गया है कंपनी के द्वारा वो 1800 होगा। और जाहिर सी बात है कि अगर ये 1800 होगा तो ये कितना हो जाएगा आपका? 3000। डायरेक्ट आप ऐसे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये 160 है तो 100 कितना होगा? करेक्ट, सिंपल है, बोनस आपका आ गया यहाँ पे। नाउ अब आपको अगर परसेंटेज ऑफ कंट्रोल चाहिए, तो आपको पता है 10-10 लाख रुपए के, सॉरी 10-10 रुपए के शेयर है, ठीक है? तो आप परसेंटेज ऑफ कंट्रोल कहीं पे भी निकाल सकते हैं। आप इस पॉइंट पे भी परसेंटेज ऑफ कंट्रोल निकाल सकते हैं और इस पॉइंट पे भी निकाल सकते हैं। बट द थिंग इज दैट आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कंसिस्टेंट रखना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे विदाउट बोनस परसेंटेज निकालना चाह रहे हैं, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों साइड आपके क्या होने चाहिए? इंपैक्ट विदाउट बोनस वाले होने चाहिए। जैसे कि 300 लाख शेयर्स है और यहाँ पे आप 4800 लाख शेयर्स कर लीजिए, राइट? अब आपको परसेंटेज ऑफ कंट्रोल निकालना, तो आप कैसे निकालेंगे? आपने 180 लाख शेयर खरीद लिए आउट ऑफ 300 लैक्स, तो ये परसेंटेज ऑफ कंट्रोल कितना आ गया? 60%। तो सर अगर हमने उस कंपनी को 60% कंट्रोल किया है, तो बोनस देने के बाद में ये कंट्रोल क्या चेंज हो जाएगा क्या? कंट्रोल परसेंटेज चेंज हो जाएगा क्या? 60% से अब डेटा चेंज थोड़ी ना होगा, ये भी अब सेम ही आने वाला है। अरे देखिए भाई, बोनस देने के पहले आप 60% कंट्रोल करते थे, बोनस देने के बाद भी 60% ही कंट्रोल करेंगे, क्योंकि जब कंपनी बोनस दे रहा है तो ऐसा थोड़ी सिलेक्टिव दे रहा है, इसको दे दिया उसको नहीं दिया, इसको दे दिया उसको नहीं दिया, सबको मिल रहा है बोनस, तो होल्डिंग को भी मिलेगा बोनस। इसका मतलब अगर ये 60% यहाँ पे है तो ये 60% यहाँ पे भी आना चाहिए।
बट इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, यहां पे ये ऐसे कैलकुलेशन कर दोगे तो गलत हो जाएगा, राइट? ये आपको ध्यान रखना है, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कंसिस्टेंट रखना है। यहां पे आपने क्या किया, 180 में बोनस को कंसिडर नहीं किया बल्कि 480 में बोनस को कंसिडर कर दिया, तो फिर तो परसेंटेज गलत ही निकलेगा ना, इसलिए ये बात ध्यान रखनी है। तो यहां पे अपन क्या करेंगे, हम 180 में 180 लाख शेयर में 60% बोनस शेयर जोड़ देंगे, तो हमारे पास में अभी कितने शेयर हो गए, 288, 288 आउट ऑफ 40, 480 लैक्स, राइट? तो 288 बटे 480 ये होता है 60%। देखिए अभी दोनों मैच कर रहा है, 60 और 60। तो कैलकुलेशन कैसे भी करिए ये आपको पता होना चाहिए। सिंस कंट्रोल परसेंटेज 60% है तो एनसीआई क्या होगा, कंट्रोलिंग इंटरेस्ट सिंस 60%, तो एनसीआई जो है वो 40% होगा। इसके एक स्टेप मार्क्स होते हैं, क्योंकि ये बोनस को इंटरप्रेटेड किया आपने, राइट? इसको कुछ बढ़ा चढ़ा कर लिखने की आवश्यकता नहीं, बस एग्जामिनर को चाहिए कि 60 और 40% आप कैसे कैलकुलेट करके लेके आए हो, फटाफट से छोटा सा ही वर्किंग नोट बना के लिख दिया। वैसे उसको इतना कोई डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन की आवश्यकता नहीं है, आप जैसे भी कंफर्टेबल हैं बस उसको 60 और 40 की कैलकुलेशन एक बार शो करके आ जानी है छोटे से वर्किंग नोट के माध्यम से। एज यूजुअल फिर बाद में अपना नॉर्मल क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। वर्किंग नोट नंबर 1, स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट्स। स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट्स, नेट एसेट्स टेबल, जो भी कहना चाहे, ठीक है। और फर्स्ट वर्किंग नोट में हम क्या करने वाले हैं, सो एज यूजुअल ये टोटल कॉलम हो जाएगा, ठीक है। और पोस्ट एक्विजिशन में, पोस्ट एक्विजिशन के कॉलम में हम इस बार इक्विटी शेयर का भी कॉलम ओपन कर लेंगे, जनरल रिजर्व का भी कॉलम ओपन कर लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का भी कॉलम ओपन कर लेंगे, ठीक है। 3 कॉलम हो जाएंगे और ये आपका प्री एक्विजिशन डेटा, ठीक है। एग्जाम में मैं अगेन बता रहा हूँ कोई स्केल की रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे भी पेपर मिले बस आपको फटाफट से कंटेंट जो है वो अपने आंसर शीट में लिखना स्टार्ट कर देना है। ये लाइन वाइन के कोई नंबर नहीं आते, मैं आपको बता देता हूँ। सो प्री एक्विजिशन तारीख क्या होगी, प्री एक्विजिशन यानी 1 अप्रैल, 1 अप्रैल कब खरीदा, 2016 है क्या है वो, हाँ 16, 1 अप्रैल 2016। तो 1 अप्रैल 16 ये अपना वो डेट है जिस दिन हम इसकी एक्विजिशन वर्किंग करेंगे। और इस एक्विजिशन वर्किंग के दिन मुझे चाहिए कि इस कंपनी का नेट एसेट्स क्या है। 1 साल पहले की एसेट लायबिलिटीज पोजीशन आई डोंट हैव राइट नाउ, सो क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर लीजिए, इक्विटी अप्रोच से काम करते हैं, मिल जाएगी नेट एसेट पोजीशन, तो है ना। तो यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ नेट एसेट्स आप लिख देंगे। तो कंपोनेंट ऑफ नेट एसेट्स में एक तो है इक्विटी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व एंड पीएनएल, ठीक है। सो इक्विटी शेयर कैपिटल की बात करें तो 1/4/2016 को पहली बार यहां पर हम इक्विटी के अंदर देख रहे हैं कि ये डाटा हम इसके बराबर नहीं भरने वाले, क्योंकि यहां पर ये जो डेटा है वो कितना है, 4800 है, और ये डेटा यहाँ पे 3000 होगा, एंड 1800 का कंपनी ने बोनस दिया है जिसकी वजह से पोस्ट एक्विजिशन मूवमेंट आ रहा है। तो फर्स्ट टाइम हम एक ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं जहां पे इक्विटी शेयर कैपिटल चेंज हो रही है, तो कोई कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, है ना। बोनस का एडजस्टमेंट है, कोई छोटा सा ही एडजस्टमेंट है, बट हाँ अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा गया है, ग्रे एरिया है, साइलेंट एरिया है ना, और इसके ऊपर कोई डिस्कशन भी नहीं है। और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, और इंस्टीट्यूट को इन सब चीजों के अंदर दोस्तों क्वेश्चन रिपीट करते समय नहीं लगता है। तो इसको अच्छे से अगर आप समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, है ना। और इसमें इतनी ज्यादा कोई वो टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है जिससे कि जोर आए आपको।
राइट। सो नाउ जनरल रिजर्व की बात कर लेते हैं। उस दिन कंपनी का जनरल रिजर्व कितना था? तो ये कह रहा है कि 3000 का जनरल रिजर्व था और 1200 लाख का P&L। 3000 का जनरल रिजर्व, 1200 लाख का P&L। ठीक है। सो बैलेंस शीट क्लोज होते होते ये कितना रह गया? 1380 का जनरल रिजर्व है और प्रॉफिट लॉस 1620 है। 1380 जनरल रिजर्व, P&L 1620। ठीक है। चलिए तो अब इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये -1620 हो गया अपना जनरल रिजर्व, और प्रॉफिट लॉस जो है वो 420 इंक्रीज हो चुका है। ठीक है ना। सो ये पोजीशन है हमारी ओपनिंग में। अब इसमें एडजस्टमेंट प्रोसेस कर देते हैं। अब रही बात ये कि ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, क्योंकि इसमें मिड ईयर का कोई एक्विजिशन नहीं है, सो टाइम अपोर्शनमेंट हमें नहीं करना पड़ेगा। पहली बात, डिविडेंड की अगर अपन बात करें दोस्तों, तो डिविडेंड का एडजस्टमेंट हमारे लिए क्या ही काम का है, क्योंकि कंपनी ने ये जो भी डिविडेंड दिया है ना, वो डिविडेंड हम कब एडलेस करते हैं? इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द प्रॉफिट्स, राइट, कि कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया, ताकि उसको अपोर्शन कर दिया जाए टाइम वाइज, राइट। सो टाइम एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। सो इस क्वेश्चन में डिविडेंड को ऐड लेस करने का कोई लॉजिक बनता ही नहीं है। सो डिविडेंड इज लाइक जस्ट मेयर एन इंफॉर्मेशन फॉर अस, जो कि प्रोसेस करने में कोई काम की नहीं होगी। अच्छा, उसके बाद में बात करते हैं, एक आपका यहाँ पे म्यूचुअल लाइबिलिटी, म्यूचुअल डेट्स का एलिमिनेशन का एडजस्टमेंट है। देखिए दोस्तों, म्यूचुअल डेट्स जो है वो बैलेंसेस पे किए जाते हैं, और बैलेंसेस के एडजस्टमेंट बैलेंस शीट में होते हैं। जैसे सन्ड्री क्रेडिटर्स का बैलेंस सन्ड्री डेटर के साथ में नॉक ऑफ करना है, बिल रिसीवेबल का बैलेंस बिल पेबल के साथ में नॉक ऑफ करना है। तो ये सारे एडजस्टमेंट आपके प्रॉफिट लॉस पोजीशन को इंपैक्ट ही नहीं करते। तो ऐसे एडजस्टमेंट्स को बैलेंस शीट बनाते समय ही आप प्रोसेस कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट द थिंग इज दैट जो ई पॉइंट है वो हमारे काम का हो सकता है इसमें, क्योंकि ये आपका इन्वेंट्री के प्रॉफिट से रिलेटेड है। और इन्वेंट्री का प्रॉफिट दोस्तों आपको पता ही है कि आपको स्ट्रीम देखनी होती है कि अनरियलाइज प्रॉफिट जो है वो डाउन स्ट्रीम नेचर का है या अपस्ट्रीम नेचर का है। अगर ये अपस्ट्रीम नेचर का हुआ तो हमें सेम फर्स्ट वर्किंग नोट यानी स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट्स में उसे प्रोसेस करना पड़ेगा, राइट। तो देखिए 31 मार्च 17 को सब्सिडरी कंपनी की इन्वेंट्री में गुड्स जो है वो होल्डिंग कंपनी से आया है, राइट, और होल्डिंग कंपनी ने इतना प्रॉफिट कमाया है। सो दिस एडजस्टमेंट विल बी प्रोसेस्ड इन वर्किंग नोट नंबर 4। फर्स्ट वर्किंग नोट में नहीं करेंगे, क्योंकि ये कौन सा ट्रांजैक्शन है? होल्डिंग ने सब्सिडरी को माल बेचा है, दैट मीन्स कि डाउन स्ट्रीम ट्रांजेक्शन है। सब्सिडरी की बैलेंस शीट में इन्वेंट्री में स्टॉक जो भी पड़ा है वो लोडेड प्राइस पे पड़ा है, तो ये डाउन स्ट्रीम है। डाउन स्ट्रीम को हम वर्किंग नोट नंबर 4 में प्रोसेस करेंगे। सो नाउ वी आर डन विद दिस पर्टिकुलर फर्स्ट वर्किंग नोट। हो गया ये क्वेश्चन, कुछ भी नहीं किया, क्वेश्चन कॉपी पेस्ट किया बस बैलेंस शीट से, और ये लीजिए आपका फर्स्ट वर्किंग नोट यहाँ पे कंप्लीट बन गया। ठीक है, 7200 इज द टोटल, 1800 इसका टोटल हो गया, 1620 नेगेटिव जनरल रिजर्व, और 420 ये आपका प्रॉफिट। अब बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की। तो होल्डिंग का हिस्सा वी ऑल नो कि 60% है, और एनसीआई जो है वो कितना है? 40%। तो डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, अपन इन सारे अमाउंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। 7200 का 40% ये निकालते हैं सबसे पहले, फिर 1800 का 60%, 1080 और 720, 1620 का 972 648, 420 का 252 और 168 रुपए। ठीक है, हम इसका भी निकाल सकते हैं, बट ये कोई जरूरी नहीं है, बिकॉज हम लोग गुडविल कैलकुलेशन कैसे करते हैं आप सबको पता है, टोटल ये चाहिए रहता है। एनसीआई को वहां पे रखकर हम टोटल इस अमाउंट से काम कर लेते हैं। सो इस क्वेश्चन में एनसीआई की फेयर वैल्यू
कि कहीं पे भी कोई जानकारी नहीं दे रखी है, इसलिए मैंने एनसीआई का 40% यहाँ पे निकाल दिया, क्योंकि सेकंड वर्किंग नोट में हमें इमीडिएटली उसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट वर्किंग नोट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। करेक्ट। इसके बाद में सेकंड वर्किंग नोट पे आ जाते हैं, जो कि होगा आपका गुडविल से रिलेटेड। ठीक है, तो गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे? इन्वेस्टमेंट एज कंसिडरेशन, आपका क्या कंसिडरेशन रहा है वो आपका इन्वेस्टमेंट है। इसमें हम जोड़ेंगे, ऐड करेंगे नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एट द रेट, सॉरी एट द रेट नहीं, एट PSNA मेथड, PSNA प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट मेथड पे NCI जो कि 2880 है, लेस आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स जो कि है 7200। इन्वेस्टमेंट हमारा 3000 है, बैलेंस शीट में अपन ने देखा था। इन्वेस्टमेंट आपका 3000 है। ठीक है, तो फाइनल टोटल जो होगा वो हमारा रिजल्ट होगा गुडविल का। तो देखिए 3000 प्लस 2880 माइनस 7200, नेगेटिव गुडविल है इस कंपनी का, नेगेटिव गुडविल आ रहा है 1320। सो नेगेटिव गुडविल को हम लोग इंडिया में गेन ऑन बार्गेन परचेज कहेंगे, राइट। इसके ऊपर अपना डिस्कशन हो चुका है। इंटरनेशनली IFRS P&L में IFRS का जो स्टेटमेंट ऑफ P&L होता है उसके फर्स्ट पार्ट में ही जाता है। हम लोग इसको OCI के थ्रू प्रोसेस करते हैं, हम लोग इसको P&L में नहीं लेके जाते। गेन ऑन बार्गेन परचेज इसको हम कहते हैं, और बैलेंस शीट में कैपिटल रिजर्व के हेडिंग में जाकर ये सबस्यूम होता है। ठीक है ना, तो इसको हम कहेंगे गेन ऑन बार्गेन परचेज, GBP शॉर्ट में लिख देता हूं, गेन ऑन बार्गेन परचेज 1320 रुपए का। सो कंसोलिडेशन में ये स्टेप जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस इज द मेन वर्किंग है। अगर एक्विजिशन वर्किंग की अगर बात करी जाए तो एक्विजिशन में सबसे इंपॉर्टेंट यदि चीज है तो वो गुडविल है। तो गुडविल का सही होना बहुत जरूरी है, और ये सही तभी हो सकती है जब आप ऊपर से अभी तक जितनी भी सारी कैलकुलेशन जो कर रहे हो वो सही आए। नाउ आगे बढ़ते हैं वर्किंग नोट नंबर 3 में। वर्किंग नोट 3 किसका होगा सर जी? NCI का। नाउ ये NCI जो है इसके अंदर अपने को क्या करना है देखिएगा। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट में करना ये है कि जो डेट ऑफ एक्विजिशन को प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट्स का जो हमारा हिस्सा था वो था 2880, सॉरी, और शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में जनरल रिजर्व में शेयर होगा, प्रॉफिट लॉस में शेयर होगा। जनरल रिजर्व में है आपका 648, P&L है 168, और जो कंपनी ने बोनस डिस्ट्रीब्यूट किया है जिसमें NCI का हिस्सा कितना है? 720। NCI का हिस्सा कितना है, यानी कंपनी ने जो भी बोनस दिया उसमें NCI को कितना एट्रीब्यूट किया जाना चाहिए? 720। तो बस शेयर ऑफ बोनस, शेयर ऑफ बोनस कितना? 720। ये लीजिए, काम हो गया अपना। NCI का टोटल लगा दीजिए 2880, एक नेगेटिव है इसमें 648 नेगेटिव है, प्लस 168 प्लस 720, 3120, 3120, राइट। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, वर्किंग नोट नंबर 4। सिंस वर्किंग नोट 4 को ध्यान से बनाइएगा क्योंकि इस बार GBP भी है, और जो बोनस का कंक्लूजन करने वाले हैं अपन, बोनस एडजस्टमेंट को कंक्लूड करने वाले हैं, वो वर्किंग नोट 4 में करूंगा। बताऊंगा कि होल्डिंग कंपनी का जो बोनस पार्ट है उसका क्या करना है आपको। सो कंसोलिडेटेड अदर इक्विटीज, कंपनी की सारी इक्विटी H+S, दैट मीन्स कि जनरल रिजर्व, फिर
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर कैपिटल रिजर्व का भी एक कॉलम आपको यहां पे ओपन करना पड़ेगा। कैपिटल रिजर्व का भी आपको एक यहां पे कॉलम ओपन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, आई होप आप समझ गए होंगे दोस्तों। जनरल रिजर्व, पी एंड एल और कैपिटल रिजर्व, इसमें देखिए क्या क्या चीजें आने वाली है वो समझिए। तो इसमें जैसा कि होल्डिंग कंपनी का बैलेंस लिख देते हैं सबसे पहले। तो होल्डिंग कंपनी का जो बैलेंस है वो लिख दीजिए। होल्डिंग कंपनी का बैलेंस देखिए दोस्तों कितना है, $2784 जनरल रिजर्व का, 2715 पी एंड एल का। कैपिटल रिजर्व में पहले से कोई बैलेंस नहीं है। सबसे पहले तो वर्किंग नोट नंबर 2 में जो आपका जीबीपी जनरेट हुआ है, गेन ऑन बार्गेन परचेज, बैलेंस शीट में कैपिटल रिजर्व में जाके इकट्ठा हो जाएगा, उसी को लिख दीजिए, विच इज 1320, राइट। 1320 है ये। तो यहाँ पे आप इसको लिख दीजिए कि 1320 रुपए का गेन ऑन बार्गेन परचेज है, जो कि रिजर्व साइड में बैठेगा अपने बैलेंस शीट में जाके। आ गया यहाँ पे, ठीक है। फिर यहां पर जो होल्डिंग कंपनीज शेयर ऑफ बोनस, होल्डिंग कंपनी का जो बोनस का शेयर है, बहुत ध्यान से समझिएगा, कितना है, दिस 1080। इसका क्या करेंगे हम, ठीक है। देखिए 2880 का क्या करना है आपको अच्छे से पता है। 720 सॉरी 648 हम ऑलरेडी ट्रीट कर चुके हैं, 168 ऑलरेडी ट्रीट कर चुके हैं। होल्डिंग कंपनी के पोस्ट एक्विजिशन पीएनएल को भी ट्रीट कर लेते हैं, ठीक है। सब चीजें अपने को पता है, बस इस क्वेश्चन में जो नया ये अमाउंट आया है 1080, क्योंकि 720 एनसीआई का था, एनसीआई को दे दिया। होल्डिंग का 1080 कहां पे रखें, होल्डिंग को मिलना चाहिए ना, ये कहां पे जाएगा। अब देखिए दोस्तों, होल्डिंग कंपनी का जो शेयर कैपिटल में हिस्सेदारी है, जो पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में जनरेट हुई है, तो वो होल्डिंग कंपनी की शेयर कैपिटल में तो हम जोड़ नहीं सकते भाई। मैं मेरे शेयर कैपिटल में 12,000 में बोनस जो मिला है वो तो नहीं जोड़ के दिखा सकता ना। ये तो बात आप आराम से अच्छे से समझ ही रहे होंगे कि भाई मैं मेरी शेयर कैपिटल में दूसरे कंपनी के शेयर कैपिटल का बोनस का हिस्सा कैसे जोड़ सकता हूँ, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मेरे लिए तो वो इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट है। और रही बात ये कि हम बोनस रिसीव करने की कोई एंट्री नहीं करते, बोनस इज जस्ट की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, है ना, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। तो अब यहां पर वो कंपनी ने जो अपने प्रॉफिट्स, यानी कंपनी ने देखिए बेसिकली 1620 रुपए, यानी अपने प्रॉफिट को डाउन करके शेयर कैपिटल को बढ़ा दिया है। बात ये है ना, अगर आप 1800 और 1620 को नेट करके देखेंगे ना, तो कंपनी का जो जनरल रिजर्व है वो पॉजिटिव साइड में मूव हुआ है। बट द मेन थिंग इज दैट मैंने जनरल रिजर्व को यूटिलाइज कर बोनस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो अब ऐसी कंडीशन में जो मेरा पार्ट है, होल्डिंग कंपनी को जो बिलोंग करता है, ये 1080, ये कोई प्रॉफिट नहीं है जिस प्रॉफिट को फ्यूचर में होल्डिंग कंपनी एज ए डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट के रूप में देख सके। ये ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, और जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है मेक श्योर करना है कि दोबारा डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाए। इसलिए ये 1080 को हम ना तो इस कॉलम में लेके आ सकते हैं, बिकॉज जनरल रिजर्व इज दोज प्रॉफिट जो कि हमेशा अवेलेबल रहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। प्रॉफिट लॉस में तो बिल्कुल नहीं लेके आ सकते, क्योंकि सामने वाले कंपनी ने जो बोनस दिया है उसमें हमारा हिस्सा यदि हम प्रॉफिट में जोड़ देंगे तो फिर से ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट की शक्ल ले लेगा। द थिंग इज दैट द subsidiary company has already distributed its earning in form of share capital. So अब हमारा इसका ये जो भी हिस्सा होगा, हम इस पर्टिकुलर होल्डिंग कंपनी के हिस्से को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। दिस इज व्हाट द एडजस्टमेंट इज। और दोस्तों यहाँ पे आप इसकी चाहे एंट्री लिखना चाहें तो लिख लीजिए। बोनस की एंट्री ये होगी कि जो होल्डिंग कंपनी के बैलेंसेस हैं, चाहे वो जनरल रिजर्व हो, चाहे रिटेन अर्निंग हो, चाहे पी एंड एल हो, राइट, उसको डेबिट किया जाता है
राइट, वहां से वो पैसा निकल गया है। और ये मैंने होल्डिंग कंपनी का बोल दिया, क्या गलती हो गई होगी, सब्सिडरी कंपनी के प्रॉफिट से निकला है, ठीक है। सब्सिडरी कंपनी के प्रॉफिट से ये होल्डिंग का बोनस का शेयर निकाला गया है, कितने का, 1080, 1080, ठीक है। अच्छा, आप टोटल की शक्ल में करना चाहे तो टोटल की शक्ल में भी कर लीजिए, 1800 है ना, ये लीजिए 1800 रुपए। एनसीआई को कितना दे दिया हमने, एनसीआई का बोनस वाला पार्ट कितना था, 720, 720 एनसीआई को दे दिया। होल्डिंग का जो पार्ट होगा ना वो कहां जाएगा, विच इज 1080। बहुत ध्यान से समझिएगा इस एडजस्टमेंट को, डेबिट क्रेडिट, ठीक है। क्या हो रहा है, सब्सिडरी कंपनी के प्रॉफिट कम हो रहे हैं, तो जो सब्सिडरी कंपनी की 1800 रुपए से इक्विटी जनरेट हो रही है, इस 1800 की इक्विटी का क्या करने वाले हो आप, करने वाले क्या है सर, इसका एनसीआई का हिस्सा एनसीआई को वर्किंग नोट नंबर 3 में दे दिया, और वर्किंग नोट नंबर 4 यानी रिजर्व पोजीशन जो होगी उसमें होल्डिंग कंपनी का हिस्सा होल्डिंग कंपनी के कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, कैपिटल रिजर्व, बिकॉज ये वो रिजर्व है जो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, नाउ ये फ्यूचर में वापस कभी डिस्ट्रीब्यूट हो ही नहीं सकता। अरे जो चीज डिस्ट्रीब्यूट ही हो गई है उसको दोबारा कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, इसका मतलब अगर सब्सिडरी कंपनी ने अपने जिन प्रॉफिट्स को कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया है, अब वो तो आपके कन्वर्टेड प्रॉफिट्स हो गए, कैपिटल में जाके बैठ गए, अब वो तो दोबारा फिर से नहीं हो पाएंगे ना। कभी ऐसा सुना है कि किसी कंपनी ने अपने कैपिटल में से कोई डिविडेंड दे दिया, पॉसिबल नहीं है ना, कैपिटल को रिड्यूस करके डिविडेंड कैसे दिया जा सकता है। तो वही वाली बात है, ये कैपिटल रिजर्व अब आपका लॉक हो गया। मैंने क्या कर दिया, बस मेरे प्रॉफिट्स का नाम चेंज कर कर कैपिटल रिजर्व कर रख दिया, क्योंकि अगर ये पैसा मैं जनरल रिजर्व में ही ट्रांसफर कर देता तो ये तो वही बात हो गई, प्रॉफिट कम करके मैंने प्रॉफिट्स ही बढ़ा दिए, राइट, प्रॉफिट्स कम करके मैंने प्रॉफिट्स ही बढ़ा दिए, बल्कि मुझे बढ़ाना क्या चाहिए, शेयर कैपिटल बढ़ाना चाहिए, यहाँ पे शेयर कैपिटल आना चाहिए। तो सिंस एनसीआई का शेयर कैपिटल जो है वो तो आपका अक्यूमुलेटेड बैलेंस शीट में रहता है टोटल, एनसीआई का तो जो एक हिसाब किताब ही होता है वो अलग होता है। अब रही बात ये कि आप यहाँ पे शेयर कैपिटल और नहीं लिख सकते, क्योंकि आपकी शेयर कैपिटल में जाके कभी इसका कंसोलिडेशन हो नहीं सकता। सो दिस इज अ वेरी डिस्टिंक्ट आइटम, है ना, जो है तो शेयर कैपिटल के नेचर का, लेकिन आप इसको मजबूरन शेयर कैपिटल नहीं लिख सकते यहाँ पे, क्योंकि अगर आप इसको शेयर कैपिटल लिखोगे तो आपको अपनी शेयर कैपिटल में इसे जोड़ना पड़ेगा, जो कि गलत हो जाएगा। तो फिर बाद में उपाय क्या हुआ, हम इसको अपने जनरल रिजर्व में नहीं लिख सकते, हम इसको पीएनएल में नहीं लिख सकते, हम इसको रिटेन अर्निंग में नहीं लिख सकते, तो फिर हम लिखे कहां पे इसको, तो हम इसको एक ऐसे प्रॉफिट्स ऐसी जगह पे डालेंगे जहां से इसका कोई फर्दर यूटिलाइजेशन पॉसिबल नहीं होगा, और हम इसको रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, ये हमेशा, ये बैलेंस हमेशा हमारे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पड़ा रहेगा, और इससे हम और कुछ कर नहीं पाएंगे। क्या ये आपको क्लियर हुआ दोस्तों, कैपिटल रिजर्व वाला पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मुझे पर्सनली ये एडजस्टमेंट काफी अच्छा लगा, उम्मीद करता हूं कि आपको भी ये एडजस्टमेंट अच्छा लगा होगा और समझ में आया। इन केस अगर फिर भी कोई डाउट रहता तो आप जरूर मुझसे पूछ सकते हैं। तो देखिए, तो यहां पे हम क्या करेंगे, 1080 के शेयर को यहां पे ले आएंगे, 1080, ठीक है। तो ये जीबीपी आ गया एक यहाँ पे, दूसरा होल्डिंग कंपनी का शेयर ऑफ बोनस जो है वो आ गया। इसके बाद में पोस्ट एक्विजिशन शेयर जो नॉर्मल होता है आपका, वो जोड़ दीजिए, पोस्ट एक्विजिशन शेयर ऑफ प्रॉफिट्स 972 नेगेटिव, 252 पॉजिटिव, 972 नेगेटिव, 252 पॉजिटिव, राइट ना। इसके बाद में ये जो अनरियलाइज प्रॉफिट का एडजस्टमेंट है इसको भी पिकअप कर लेते हैं। अब देख लीजिए कितना इसका अमाउंट बनता है। कहता है कि भाई ये जो सब्सिडरी कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी की बैलेंस शीट में जो इन्वेंट्री आप देख रहे हो, ये इन्वेंट्री जो है 100 लाख रुपए की है, और होल्डिंग कंपनी ने इसे 25% कॉस्ट पे मार्कअप जोड़कर भेजा है।
तो सीधी बात है दोस्तों, यहाँ पे इसका कैलकुलेशन हम कर लेते हैं, और अलग से कोई वर्किंग नोट बना के करना चाहो तो वैसे ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे एक्सप्लेन कर दो कैलकुलेशन कि भाई अनरियलाइज प्रॉफिट जो है वो हमें हटाना पड़ेगा, राइट। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स हटाने पड़ेंगे, माइनस करने पड़ेंगे। कैसे कैलकुलेशन क्या होगी, 100 lakhs का सामान मेरे पास में 125% पे है, इसका 25% पोर्शन क्या होगा, समझ रहे हो। क्योंकि 100 लाख मेरी बैलेंस शीट में, मतलब सब्सिडरी कंपनी की बैलेंस शीट में 100 लाख का सामान पड़ा है, जो 25% के प्रॉफिट पे सामने वाले कंपनी से आया है, तो 125 के बराबर है ये, उसका प्रॉफिट 25% हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा, बिकॉज नाउ होल्डिंग एंड सब्सिडरी आर द सेम। सो अनरियलाइज प्रॉफिट ये 20 रुपए हो जाएगा, ठीक है। 20 रुपए का अनरियलाइज प्रॉफिट एलिमिनेट हो गया, ठीक है। ये आपका चौथा वर्किंग नोट में यहाँ पे समाप्त होता है। फाइनल टोटल लगा लीजिए, 2784 माइनस 972, 1812, 2715 प्लस 252 माइनस 20, 2947 और 1320 प्लस 1080। तो बैलेंस शीट में कैपिटल रिजर्व टोटल 2400 रुपए, ठीक है। चारों के चारों वर्किंग नोट हो गए। अगर ये 4 वर्किंग नोट आपके सही हो जाते हैं तो बैलेंस शीट आपकी डेफिनेटली 99% सही होगी, अनटिल अनलेस कोई डबल पोस्टिंग आप भूल जाएं। जैसे कि ये अनरियलाइज प्रॉफिट है, इसकी क्या एंट्री हो रही है, इसकी यहाँ पे एंट्री हो रही है कि कंसोलिडेटेड P&L में मैं डेबिट इंपैक्ट ले रहा हूं 20 रुपए से, तो मुझे मेरी बैलेंस शीट में इन्वेंट्रीज को भी 20 रुपए से हटाना है। तो कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, जल्दीबाजी में इन्वेंट्रीज में से माइनस करना भूल जाते हैं और वो एडजस्टमेंट मिस आउट हो जाता है। तो मिस मत कर दीजिएगा किसी भी डबल एडजस्टमेंट को, ठीक है ना। चलिए आगे अब अपन बैलेंस शीट बना लेते हैं। वही एज यूजुअल आपको फॉर्मेट से ही बैलेंस शीट बनानी है दोस्तों, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे फटाफट से वही नॉर्मल रफ वाली बैलेंस शीट बना देता हूँ, ठीक है, क्योंकि फॉर्मेट में काफी समय लगेगा। तो अब देखिए क्या करते हैं, होल्डिंग कंपनी का जो शेयर कैपिटल है वो लिख लीजिए 12,000 हो गया। फिर कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी जो आपका वर्किंग नोट नंबर 4 से आ जाएगा। कंपनी की सारी रिजर्व पोजीशन वर्किंग नोट 4 में कंसोलिडेट हो चुकी है, देयर इज नो नीड टू फर्दर कैलकुलेट। तो जोड़ लीजिए आप इन सबको, 1812 प्लस 2947 प्लस 2400 7159, राइट। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एनसीआई, एनसीआई है 3120। इसके अलावा कंपनी का बिल्स पेबल है, ट्रेड पेबल है, टैक्स का प्रोविजन है। तो बिल्स पेबल में यहाँ पे एडजस्टमेंट है, नॉक ऑफ करना पड़ेगा अपने को। ट्रेड पेबल में भी हो सकता है। टैक्स प्रोविजन और डिविडेंड पेबल में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। प्रोविजन फॉर टैक्स और डिविडेंड पेबल, इन दोनों में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इन दोनों को सिंपली जोड़ दीजिए। टैक्स का प्रोविजन है 855 और 394, ये आ गया आपका 1249, है ना। डिविडेंड पेबल जो है वो 1200 रुपये एक ही कंपनी का है। लैंड एंड बिल्डिंग में कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है, 2718। दूसरे कंपनी का प्लांट मशीनरी 4905 प्लस 4900 9805, प्लांट एंड मशीनरी 9805, ठीक है। फर्नीचर एंड फिटिंग्स, बस दोनों कंपनी की बैलेंस शीट को जोड़ना ही है, 1845 प्लस 586 2431 2431। गुडविल इस क्वेश्चन में आई नहीं थी, इन्वेस्टमेंट कंसोलिडेट हो चुका है। इन्वेंट्री की बात करें, स्टॉक की इन्वेंट्री होगा नाम इसका,
तो स्टॉक जो है 3949 प्लस 1956 और माइनस अनरियलाइज प्रॉफिट 20 रुपए का 5885, करेक्ट। ट्रेड रिसीवेबल को एक बार ओपन छोड़ देते हैं। कैश एंड बैंक बैलेंसेस में देख लीजिए 1490 प्लस 204, 1694। बिल रिसीवेबल को ओपन छोड़ देते हैं और सन्ड्री एडवांसेस देख लीजिए कितना है आपका 520 रुपये, ठीक है। सो बैलेंस शीट का अब एक ही एडजस्टमेंट बचता है, म्यूचुअल लायबिलिटी को एलिमिनेट करने वाला। बाकी सारे के सारे एडजस्टमेंट क्रॉस पोस्ट हो चुके हैं, फाइनल बैलेंसेस आपके यहाँ पे आ चुके हैं। चलिए एलिमिनेशन कैसे करना है इसको भी समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, जाहिर सी बात है कि रिसीवेबल पेबल जब तक अलग अलग कंपनी थे तब तक सेंस बनता है, बिकॉज सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो सही बात है। लेकिन जब होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी एक ही हो जाएंगे तो जो रिसीवेबल पेबल साइड है उसको आपको नॉक ऑफ करना पड़ेगा। यही आपका म्यूचुअल लायबिलिटीज के एलिमिनेशन का एडजस्टमेंट है। अब यहाँ पे समटाइम्स क्या होता है कि ये सीधा सीधा होगा तो बहुत ही सिंपल हो गया कि भाई 10,000 लेना है 10,000 देना है, दोनों साइड से उड़ा दिया। अब यहाँ पे एग्जामिनर क्या कर देता है, थोड़ी सी ट्रिक लगा देता है। अब देखिए क्या है यहाँ पे, उस ट्रिक को समझने की कोशिश करते हैं। ये कहता है कि 31 मार्च 17 को जो कंपनी के सब्सिडरी लिमिटेड की बैलेंस शीट में जितने भी बिल्स पेबल हैं, ऑल द बिल्स पेबल जो कि सब्सिडरी लिमिटेड की बैलेंस शीट में है, वो सारे के सारे एक्सेप्टेंस है इन द फेवर ऑफ होल्डिंग कंपनी। लेकिन होल्डिंग कंपनी के पास में उसमें से सिर्फ 45 लाख के बिल पड़े हैं। अब इस चीज को थोड़ा सा समझिए, एक्सप्लेन करता हूं आपको। ये सब्सिडरी कंपनी है अलग से, तो सबसे पहले तो इसकी बात को सुनिए कि सब्सिडरी कंपनी में जो बिल्स पेबल हैं वो कितने हैं, टोटल बिल्स पेबल कितने हैं। देखिए सब्सिडरी कंपनी की बैलेंस शीट में देखिए टोटल बिल्स पेबल है 372, करेक्ट। हाँ जी 372। तो इसका मतलब ये हुआ कि होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट में ये सेम बिल्स पेबल बिल्स रिसीवेबल के रूप में होने चाहिए। कितने रुपए के, 372 के ही होने चाहिए, बट ये 372 के नहीं है, सिर्फ 45 के ही, 45 के ही है। अब अगर ये 372 ही होता तो नॉक ऑफ हो जाता ना दोनों साइड से, राइट। इसका लेना देना दोनों खत्म हो गया, नॉक ऑफ हो गया। बट अब ये कह रहा है 45 ही, तो बाकी किधर गए भाई। जिसके पास में बिल रिसीवेबल है उसके पास में एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो वो उस बिल को या तो क्या कर सकता है, उसको इमीडिएटली पैसा चाहिए, बैंक के पास जाके डिस्काउंट करा सकता है, ठीक है, या फिर अपने किसी सन्ड्री क्रेडिटर या अपनी लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए ये बिल उसको दे सकता है सेटल करने के लिए। तो इसके दो पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं, या तो ये बिल डिस्काउंट करा लिए गए होंगे या ये किसी को एंडोर्स कर दिए गए होंगे। अब हमें उससे लेना देना नहीं है कि इन्होंने क्या किया। द थिंग इज दैट ये बैलेंस बुक्स में नहीं है। अगर ये होता तो हम दोनों साइड से इसको नॉक ऑफ कर देते, तो हम 45 और यहां से 372, मतलब अब ये जब मैच नहीं होता ना तो कॉमन जो कैंसिलेशन होता है, म्यूचुअल डेट्स का कैंसिलेशन होता है, वो कॉमन अमाउंट से होता है। यानी कितने का कैंसिलेशन कर सकते हैं, मैक्सिमम 45 का, क्योंकि जो बिल मेरे पास में है ही नहीं उसको मैं कैसे कैंसिल कर दूं, सिंपल सी बात है। तो मैं क्या करूंगा, जब बैलेंस शीट बनाऊंगा ना तो बिल्स पेबल में से 45 माइनस कर दूंगा, बिल रिसीवेबल में से 45 माइनस कर दूंगा। ये बात आपको समझ में आई, बोलिए हाँ कि ना। यस। नाउ देखिएगा दोस्तों, बहुत ध्यान से समझिएगा, इसका एक और इंप्लीकेशन होता है। जब भी कंपनी ऐसे बिल्स को डिस्काउंट कराता है या एंडोर्स कराता है तो उसे फुट नोट में कंटिंजेंट लायबिलिटी के रूप में ये दिखाना पड़ता है कि दिस मच ऑफ बीआर जो है वो या तो डिस्काउंट करा लिए गए हैं या आपके एंडोर्स करा लिए गए हैं, ठीक है ना। डिस्काउंट मतलब डिस्काउंटेड बिल्स ऑफ एक्सचेंज इतने हैं और एंडोर्स्ड बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमारे इतने हैं, राइट। कितने हैं, 372 माइनस 45, 327।
समझ रहे हो? यानी होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट के नीचे, इन्होंने तो दिया हुआ नहीं है, होना चाहिए कायदे से, ये कंटिंजेंट लायबिलिटी होगी 327 की, और जब ये दिया हुआ होता है तो इसके डेफिनेटली स्टेप मार्क्स होते हैं। यानी आपकी बैलेंस शीट मैच होने के बाद में भी आपके आधे या एक नंबर कटने के चांसेस हैं यदि आपने इस एडजस्टमेंट को प्रोसेस नहीं किया तो। और अगर साफ साफ सामने वाला एग्जामिनर अगर ये मतलब अगर क्वेश्चन में लिख के दे रहा है कि इतने की कंटिंजेंट लायबिलिटी है बैलेंस शीट के नीचे, तो आपको एक कंटिंजेंट लायबिलिटी का भी नोट्स बनाना पड़ेगा। और उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, देखिएगा, जब अपन लास्ट एक नोट बनाएंगे, इसमें हमने और कोई नोट नहीं बनाया, मैं सिर्फ एक कंटिंजेंट लायबिलिटी का नोट बना रहा हूं। कंटिंजेंट लायबिलिटी का नोट, जो भी नोट नंबर होगा वो नोट नंबर लगा दीजिएगा। कंटिंजेंट लायबिलिटी का नोट में आपकी जो होल्डिंग कंपनी की कंटिंजेंट लायबिलिटी होगी वो आएगी कितने रुपए की, 327 रुपीज की। और इसको आपको अब एलिमिनेट करना पड़ेगा। सर ये कैसे, मतलब कंटिंजेंट लायबिलिटी नील? हाँ, आफ्टर कंसोलिडेशन ये कंटिंजेंट लायबिलिटी नील हो जाएगी। देखिए दोस्तों, 372 टोटल नॉक ऑफ करना था, 45 बैलेंस शीट के अंदर से नॉक ऑफ हुआ है और बचा 327 बैलेंस शीट के बाहर से नॉक ऑफ हुआ है। और इसका रिजल्ट क्या निकल रहा है, देखिएगा, इसका रिजल्ट ये निकल रहा है कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में बिल्स पेबल सब्सिडरी कंपनी के जो कैंसिल नहीं हुए वो 327 के आ रहे हैं। अब आप मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, जो पहले आपकी कंटिंजेंट लायबिलिटी थी वो अब आपकी एक्चुअल लायबिलिटी बन चुकी है। जो पहले कंटिंजेंट लायबिलिटी थी वो आपकी अब बैलेंस शीट में यानी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में अब आपकी एक्चुअल लायबिलिटी बन गई है। इसको कैसे रीड किया जाएगा, देखिए, सब्सिडरी कंपनी के पास में बिल्स पेबल थे और वो बिल्स पेबल होल्डिंग कंपनी के पास में भी थे एग्जैक्टली सेम अमाउंट से 327 और 327। पहली स्टोरी तो यही रही होगी ना भाई, ये इसकी बैलेंस शीट है सब्सिडरी की, ये आपकी होल्डिंग की बैलेंस शीट है। दिस इज होल्डिंग का बैलेंस शीट, दिस इज सब्सिडरी का बैलेंस शीट। सब्सिडरी की बैलेंस शीट में बिल्स पेबल 327 और इसकी बैलेंस शीट में बिल्स रिसीवेबल 327। करेक्ट? नाउ अब यहां पे कोई कॉन्ट्रा करने के लिए बोले, म्यूचुअल लायबिलिटीज को एलिमिनेट करने के लिए बोले, तो बहुत सिंपल हो गया, दोनों साइड से कैंसिल कर दीजिए, जब कंसोलिडेशन होगा तो जीरो हो जाएगा। बट होल्डिंग कंपनी ने क्या किया, होल्डिंग कंपनी ने इसको एंडोर्स कर दिया। एंडोर्स कर दिया तो या तो बैंक से डिस्काउंट किया होगा या एंडोर्स किया होगा। देखिए, बैंक से डिस्काउंट किया तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, ये एंट्री पास करी होगी। एंडोर्स किया होगा तो सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, ये एंट्री पास करी होगी। इन शॉर्ट इसकी अकाउंटिंग हो चुकी है ग्रुप से, मतलब होल्डिंग कंपनी के बैलेंस शीट से बाहर चले गए हैं ये। अब यहां पे होल्डिंग कंपनी को डर सता रहा है। क्या डर सता रहा है? कल को ड्यू डेट पर अगर सब्सिडरी कंपनी ने पैसा नहीं दिया तो क्या होगा। स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको रीड करने की कोशिश करिए। होल्डिंग कंपनी क्या सोच रहा है, कल को सब्सिडरी कंपनी ने ये पैसा नहीं दिया तो क्या होगा, क्या मैं इस चीज के लिए लायबल होऊंगा? डेफिनेटली नॉट एज ऑफ नाउ, बट कल को अगर वो पैसा नहीं देता है तो ये बैंक मेरे पास में आएगा, बोलेगा ले तुम्हारा बीआर पकड़, मेरे को मेरे पैसे वापस लौटा। नोटिंग चार्जेस, इंटरेस्ट वगैरह अलग से, पेनल्टी वेनल्टी जो लगेगी वो भी अलग से होगी। सन्ड्री क्रेडिटर्स भी भागे भागे मेरे पास में आ जाएंगे, बोले क्या किया आपने, ये कैसा बिल रिसीवेबल दिया है, वो आदमी आपका दे ही नहीं रहा पैसा, लो आपका बिल वापस पकड़ो और हमको हमारे पैसे वापस दो, जो भी है। ठीक है, सो ये लोग हमारे पास में वापस आ सकते हैं, इस बात का हमें डर सताएगा। दैट इज व्हाई आई एम डिस्क्लोजिंग कंटिंजेंट लायबिलिटी। अब दोस्तों, जब मैं कह रहा हूं कि होल्डिंग और सब्सिडी जब दोनों पार्टी एक हो गए, कंसोलिडेशन हो जाएगा इन दोनों का, तो आप एक बात बताइए, अब किस बात की कंटिंजेंसी है? बिकॉज अब मैं ये तो नहीं कह सकता ना, क्या पता ड्यू डेट को मैं ही आपको पैसा ना दूं तो। अरे ये कैसी बात हुई? किसी दूसरे पार्टी के लिए आप कंटिंजेंट थे, वो तो बढ़िया बात है कि भाई सब्सिडरी कंपनी आपको पैसा नहीं दे तो आपको मुझे मतलब मुझे पैसा देना पड़ेगा, बीइंग अ होल्डिंग कंपनी मुझे आपको पैसा देना पड़ेगा। लेकिन नाउ द होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी इज वन इकोनॉमिक एंटिटी। तो जब होल्डिंग सब्सिडरी मर्ज हो जाएंगे
तो मैं ऐसे थोड़ी ना कह सकता हूं इन पार्टीज को, कैश मतलब बैंक वालों को, मेरे बैंकर्स को या मेरे सप्लायर को या ट्रेड पेबल्स को या सन्ड्री क्रेडिटर्स को, मैं ऐसे नहीं कह सकता ना कि क्या पता ड्यू डेट को आपको मैं ही पैसा दूं या ना दूं, बिकॉज नाउ आई एम ग्रुप, मैं अब होल्डिंग नहीं हूं, मैं अब सब्सिडरी नहीं हूं, आई एम एक्टिंग एज अ ग्रुप। तो ऐसा मैं कहता हूं कि जब ड्यू डेट को क्या पता मैं ही आपको पैसा दूं या ना दूं, तो दिस इज माय क्लियर लायबिलिटी। और ये कैंसिलेशन होता ही कुछ इस प्रकार से है दोस्तों कि इस कैंसिलेशन में अपने आप ही कुछ इस प्रकार की पोजीशन बनती है कि होल्डिंग और सब्सिडरी में से कॉमन अमाउंट जो है वो कैंसिल हो जाता है आपका। 45 से 45 कैंसिल हो गया क्योंकि कॉमन कॉमन कैंसिल हो गया। अब जो सब्सिडरी का जो अनकॉमन अमाउंट कैंसिल नहीं हुआ है, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट द होल्डिंग कंपनी हैज डिस्क्लोज इन द फॉर्म ऑफ कंटिजेंट लायबिलिटी। तो यही 327 रुपीज जो है वो बिल्स पेबल का बैलेंस अभी निकलेगा। यानी कंटिजेंट लायबिलिटी के नोट में आपकी कंटिजेंट लायबिलिटी इंटर कंपनी बिल रिसीवेबल पेबल जो भी होंगे आपके, उसके रिगार्डिंग इंस्ट्रूमेंट से जो जनरेट हुई है वो आपकी कैंसल आउट हो जाएगी और फाइनल कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में वो एक्चुअल लायबिलिटी के रूप में दिखेगी। वो यहां से ये लायबिलिटी माइग्रेट होकर यहां ऑटोमेटिकली आ गई है। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन दोस्तों। बाकी इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, बहुत ही सिंपल है। म्यूचुअल लायबिलिटी दोनों के बुक्स में अवेलेबल है, दोनों के बुक्स में से सेम अमाउंट से वो आप उसको एलिमिनेट कर दीजिए। लेकिन किसी एक पार्टी ने सेम इंस्ट्रूमेंट्स को अगर नहीं रखा है, किसी दूसरे पार्टी के साथ में उसको एंडोर्स कर दिया है, डिस्काउंट करा के रखा है, तो फिर कॉमन अमाउंट से कॉन्ट्रा कैंसिलेशन होगा। ध्यान रखिएगा कंटिजेंट लायबिलिटी पे अभी तक इंस्टीट्यूट का न्यू सिलेबस पे कोई क्वेश्चन आया नहीं है, बट ओल्ड सिलेबस में काफी क्वेश्चन ऐसे आ चुके हैं जहां कंटिजेंट लायबिलिटी का नोट टेस्ट हुआ है। तो ये न्यू सिलेबस और ओल्ड सिलेबस में कंटिजेंट लायबिलिटी तो कोई नया तो रॉकेट साइंस तो आया नहीं है। तो कभी भी एग्जाम में आए कंटिजेंट लायबिलिटी अगर आपके बैलेंस शीट के नीचे दिख रहा है तो इसका भी एक अलग से नोट आपको बनाना पड़ेगा और उसमें दिखाना पड़ेगा कि होल्डिंग का कंटिजेंट लायबिलिटी इज नाउ एलिमिनेटेड, है ना, ये एलिमिनेट हो चुका है बिकॉज नाउ दिस इज द एक्चुअल लायबिलिटी इन द होल्डिंग कंपनी का बैलेंस शीट। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन इसका। ये एक्सप्लेनेशन था, इस एक्सप्लेनेशन का पीडीएफ आपको सेम फोल्डर में मिल जाएगा इनकेस आपको अगर ये रेफर करना है तो। हमारे क्वेश्चन में रेलेवेंट जो है वो सिर्फ बिल्स पेबल वाली बात है, इसका मतलब ट्रेड पेबल का भी टोटल अपन लगा सकते हैं इस क्वेश्चन में। आइए दोस्तों ट्रेड पेबल की बात कर लेते हैं पहले। तो 2600 और 1363 तो ट्रेड रिसीवेबल है और ट्रेड पेबल 1461 और 854, तो जोड़ लीजिए आप इसको, 2315 है ये। हालांकि आप जानते हैं बैलेंस शीट में नोट्स बनाएंगे तो ट्रेड पेबल के नोट्स में ही बिल्स पेबल आएगा, बट मैंने लाइन बाय लाइन ही किया है, ठीक है ना। तो आप ध्यान कर रखकर इसको प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ में भी लास्ट में करिएगा। मैंने रफ बैलेंस शीट ही बनाई है यहाँ पे। और बिल्स पेबल में हमको नॉक ऑफ करना है 45 रुपीज। सो बिल्स पेबल 372 और 160, करेक्ट। तो ये 532 माइनस 45, 487। ट्रेड रिसीवेबल की बात करें तो 2600 और 1363, 3963। बिल रिसीवेबल जो है 45 माइनस होके आएगा 360 और 199 माइनस 45, 514 रुपीज। अनरियलाइज प्रॉफिट हमने माइनस कर ही लिया था। सो ये एसेट्स है, ये लाइबिलिटीज है। फाइनल टोटल लगाइए कितना आता है। टू 27,530। ठीक है, समझ में आया आपको ये क्वेश्चन दोस्तों। तो ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग था इन टर्म्स ऑफ द एडजस्टमेंट ऑफ बोनस इज कंसर्न्ड। अनरियलाइज प्रॉफिट हम सब जानते हैं, ये इसके ऊपर काफी प्रैक्टिस भी हो गई है।
और मैंने आपको इसके ऊपर जो कॉन्सेप्ट वीडियो बताया था उसमें काफी अच्छे से डिस्कशन हुआ है। इसमें बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन मिला उसका। म्यूचुअल डेट्स कैंसिलेशन बहुत ही सिंपल एडजस्टमेंट है, ध्यान रखिएगा। बस एग्जामिनर आपको यहाँ पे घुमा सकता है तो उन इंस्ट्रूमेंट पे घुमाएगा जहाँ पे कॉमन अमाउंट आपको देखने को नहीं मिलेगा, और जब कॉमन अमाउंट देखने को नहीं मिल रहा है तो ध्यान रखिए कि बाकी के इंस्ट्रूमेंट कहाँ गए। अगर बाकी के इंस्ट्रूमेंट डिस्काउंट करा लिए गए, एंडोर्स करा लिए गए, तो जिस पार्टी ने वो किया है उसके लिए वो कंटिंजेंट लायबिलिटी है। बैलेंस शीट जब बनाएंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, तो वो कंटिंजेंट लायबिलिटी एलिमिनेट हो जाएगी, बिकॉज वो कॉमन अमाउंट से कॉन्ट्रा हो रहा है, तो बैलेंस अमाउंट फाइनल बैलेंस शीट में स्टिल एग्जिस्ट करेगा। सो दिस वाज द क्वेश्चन ऑन बोनस एडजस्टमेंट, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट और म्यूचुअल डेट्स के कैंसिलेशन के ऊपर। उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। बोनस एक बार वापस रिवाइज करा देता हूं दोस्तों जाने के पहले कि बोनस का क्या किया अपन ने। देखिए बोनस का इंपैक्ट क्या आ रहा है, इक्विटी शेयर कैपिटल में इंक्रीज हो रहा है, राइट। ये इंक्रीज का सोर्स क्या है, कहां से आ रहा है ये पैसा, ये जनरल रिजर्व से आ रहा है। देखिए जनरल रिजर्व डिक्रीज हो रहा है ना, इसका मतलब इक्विटी इंक्रीज हो रहा है, ये आपस में कोरिलेट कर रहे हैं टू द ट्यून ऑफ 1800 रुपए, समझ गए। सो यहां पर जनरल रिजर्व के अंदर देखिए, वैसे ये जो नेट बैलेंस आ रहा है, ये नेट बैलेंस केवल बोनस के लिए नहीं है। अगर आप अभी यहां पर, मैंने आपको बताया था, पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, जनरल रिजर्व ये ओपनिंग बैलेंस है और ये क्लोजिंग बैलेंस है। अब इसमें बहुत सारे डेबिट आइटम होंगे, बहुत सारे क्रेडिट आइटम होंगे, इसमें से एक बोनस है। तो हम यहां पर ये वाला जो काम करते हैं ना, ये क्या होता है, ओपनिंग और क्लोजिंग का एक नेट इंक्रीमेंटल बैलेंस निकलता है, इसमें बहुत सारी एंट्रीज हो चुकी होती है, राइट। तो आप ऐसा नहीं कहेंगे कि सर ये 1800 और 1800 मैच क्यों नहीं कर रहा है, ऐसा मत कह देना, क्योंकि जरूरी थोड़ी ना इसमें 1620 में सिर्फ 1800 का ही इंपैक्ट है, और भी बहुत सारे आइटम है, हमें उन सारी चीजों की इन्वेस्टिगेशन करने की आवश्यकता नहीं है। सो द थिंग इज दैट ये 1800 का इक्विटी शेयर कैपिटल रेज हुआ, तो जैसे कि जनरल रिजर्व पीएनएल के टोटल का हम काम करते हैं, वैसे ही इसका भी काम करेंगे। 1800 का क्या काम किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, किसमें, होल्डिंग एनसीआई में। एनसीआई का हिस्सा एनसीआई के वर्किंग नोट में जाके जोड़ देंगे। व्हाट अबाउट दी होल्डिंग का हिस्सा, होल्डिंग का हिस्सा होल्डिंग के पीएनएल वगैरह में नहीं जा सकता, बिकॉज ये डिस्ट्रीब्यूटेड अर्निंग हो गई है, और अब नाउ डिस्ट्रीब्यूटेड अर्निंग जो है डिस्ट्रीब्यूटेबल अर्निंग्स में नहीं जा सकती, वो अनडिस्ट्रीब्यूटेबल अर्निंग में ही जा सकती है, और वो एक ऐसा ही रिजर्व बचता है, वो आपका कैपिटल रिजर्व है। और कैपिटल रिजर्व में जो पैसा पड़ा है उसका एक अपन नरेशन बनाएंगे कि भाई ये अमाउंट बोनस के थ्रू आया है और इसका फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन अब और नहीं हो पाएगा, तो ये हमारे बैलेंस शीट में हमेशा के लिए पड़ा रहेगा जब तक कंसोलिडेशन हम कर रहे हैं। कितने अमाउंट कहाँ गया, हाँ ये 1080 का अमाउंट जो है ये आपका बैलेंस शीट में हमेशा पड़ा रहेगा। सो दिस वाज द एडजस्टमेंट ऑफ बोनस। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सबको समझ में आया।